तो इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, सो लाइट अभी तक जो भी पढ़ा है वो कुछ इस तरह से था कि एक सरफेस इमेजिन करूंगा मैं, ये इंटरफेस या इसको सरफेस बाउंड्री बोल रहा हूं, ये इसीलिए है, ये दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करने वाला सरफेस है। आप ऐसा मान लीजिए कि ऊपर वाला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, लाइन के ऊपर वाला जो एरिया है, लाइन के ऊपर वाला जो स्पेस है, ये सारा एयर है। लाइन के ऊपर वाला जो सरफेस है, स्पेस है, वो एयर है, और लाइन के नीचे जो है वो ग्लास है। आप ऐसा भी मान सकते हैं, एक सेपरेटिंग सरफेस है, ऊपर वाला जो रीजन है वो एयर है, और नीचे वाला जो रीजन है मान लीजिए वो वाटर है। ऐसे कोई भी दो पेयर ऑफ मीडियम, ऐसे कोई भी दो मीडियम जो एक पेयर बनाते हैं, ये पेयर ऑफ मीडियम में लाइट एक अलग तरह का बिहेवियर शो करती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब दो मीडियम अलग अलग तरह के एक पेयर में स्टडी किए जाएंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट इस पेयर ऑफ मीडियम में एक अलग तरह का बिहेवियर शो करती है। अब अगर आप पूछेंगे वो बिहेवियर क्या है लाइट का, तो ऐसा है, किसी सरफेस पे अगर लाइट आती है, अपने आप को म्यूट कीजिए, कौन आवाज आ रही है किसी की? अगर ये एक सरफेस है, अगर ये एक सरफेस है, दीपायन म्यूट करो अपने आप को। अगर ये एक सरफेस इमेजिन करता हूं मैं, और इस सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, अगर अगर किसी सरफेस पे, गिवन सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है, तो इस लाइट के पास तीन तरह के रास्ते होते हैं। उसको आप ऐसा मान लो, एक तो रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन होगा, एक एब्जॉर्प्शन होगा, और एक ट्रांसमिशन होगा। अगर किसी सरफेस पे लाइट आकर स्ट्राइक करती है तो लाइट के पास ये तीन फेनोमेनन है जो हो सकते हैं प्रोबेबली। रिफ्लेक्शन तब बोलूंगा मैं, जिस मीडियम से लाइट आ रही थी, सरफेस को छूने के बाद उसी मीडियम में वापस चली गई। जिस मीडियम से लाइट आ रही थी, सरफेस को छूने के बाद उसी मीडियम से वापस चली जाएगी अगर, तो मैं बोलूंगा ये रिफ्लेक्शन हुआ है। दूसरी बात, जिस पॉइंट पे लाइट आकर गिरती है, उस पॉइंट पे लाइट एक एनर्जी के पैकेट्स हैं स्टूडेंट्स। लाइट को एनर्जी का पैकेट माना गया है। आप ऐसे मान लो, जब मैं लाइट की एक सीधी लाइन बना रहा हूं, जब मैं लाइट की एक सीधी लाइन बना रहा हूं, इसको आप सबसे बेस्ट सोच सकते हैं, वो मालगाड़ी एक स्ट्रेट चेन में चल रही होती है, वो एक स्ट्रेट चेन है, लेकिन मालगाड़ी के छोटे छोटे डब्बे भी तो अलग अलग होते हैं। तो आप ऐसा ही मान लीजिए, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में तो बनाते हैं हम, पर वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। अच्छा, अब ये छोटा छोटा पैकेट एक सरफेस पे आके गिरा और उसी मीडियम पे रिफ्लेक्ट हो गया, तो बोलेंगे रिफ्लेक्शन हुआ है। अब ये मान लीजिए कि 2 4 10 पैकेट जिस पॉइंट पे लाइट आकर गिरी, यहां पर एब्जॉर्ब हो गए, तो लाइट के साथ दूसरा हादसा जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि लाइट यहां पे एब्जॉर्ब हो गई। अच्छा, तीसरा जो फेनोमेनन है वो ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन कब होगा? अगर ऊपर वाले मीडियम में जहां लाइट आ रही थी वो अगर ट्रांसपेरेंट है, वो अगर ट्रांसपेरेंट है तो लाइट आ गई, चलिए अच्छी बात है। और नीचे वाला जो एरिया है, जो वॉल्यूम है सरफेस के नीचे, मान लीजिए वो भी ट्रांसपेरेंट है, तो फिर लाइट को नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता, और हम बोलेंगे लाइट का ट्रांसमिशन हो गया, लाइट का ट्रांसमिशन हो गया। सो लाइट अगर किसी सरफेस पे आकर गिरती है, ये तीन तरह के फेनोमेनन, इसको रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन, इस तरह से मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट 9 में पढ़ चुके हैं, एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट 11 12 में पढ़ेंगे, और ट्रांसमिशन वाला जो पार्ट है ये क्लास 10 के सिलेबस में है। सो हम इस पूरे चैप्टर में ये बात मानकर चलेंगे कि लाइट
एक 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 पर्टिकुलर मीडियम से चलना शुरू की थी और एक सरफेस को क्रॉस करने के बाद वो एक दूसरे मीडियम में जाती है, और ये जो ट्रांसमिशन होगा लाइट का, यही जन्म देता है रिफ्रैक्शन को। द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, यही रिफ्रैक्शन को जन्म देता है। यहां तक बेसिस मानकर चलेंगे कि पूरे चैप्टर में यही होगा। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने कही थी वो ये थी कि लाइट जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम से जा रही है या ट्रैवल करेगी, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए। वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए। पहली बात कि मीडियम होमोजीनियस होगा, इसका क्या मायने होता है? इसका ये मीनिंग होता है कि मान लीजिए ये एक सरफेस, मैं ये बता रहा हूं कि इस सरफेस पे एयर के पार्टिकल्स हैं या फिर ग्लास के पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो मॉलिक्यूल से ये वॉल्यूम या स्पेस ऑक्यूपाइड होगा वो इस तरह से होगा कि मॉलिक्यूल्स हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं ये डॉट्स बना रहा हूं तो मैं हर जगह पे इसी तरह से बनाते जाऊंगा, ना कि इस तरह से कि किसी एक कॉर्नर पे बहुत सारे डॉट्स है बाकी जगह पे है ही नहीं। ये वाला चीज एज्यूम नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं। हम ये मान के चलेंगे जो ट्रांसपेरेंट मीडियम जिससे लाइट जा रही है या आएगी या मूव करेगी, ट्रैवल करेगी, वो होमोजीनियस होगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करता हूं। दूसरी बात, हर ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक ऑप्टिकल डेंसिटी होगा। हर ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक ऑप्टिकल डेंसिटी होगा। ये डेंसिटी वो नहीं जो हम फिजिक्स में अभी तक पढ़ रहे थे, ये ऑप्टिकल डेंसिटी बोल रहा हूं मैं, ना कि मास डेंसिटी। ये ऑप्टिकल डेंसिटी बोल रहा हूं, ना कि मास डेंसिटी। ऐसा मान लीजिए मास डेंसिटी निकालने के लिए आपने पर यूनिट वॉल्यूम में मास लिया था, मतलब एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, एक गिवन वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास प्रेजेंट है, ये रेशियो मास डेंसिटी देता है। लेकिन यहां पर मास डेंसिटी की बात नहीं करेंगे, यहां ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे। और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उनका मास कुछ भी हो, वो जो मॉलिक्यूल्स भरे गए हैं वॉल्यूम में उनका मास कुछ भी हो, आपने तो ये देखना है कि आपने कितने नंबर मॉलिक्यूल्स भरे। जैसे तो कि ये जरूरी तो नहीं है कि वो होमोजेनियस ही हो। अब एयर हाँ, में हम लोग को कैसे पता वो होमोजेनियस? नहीं हमें नहीं पता, हम मान कर चलेंगे कि वो होमोजीनियस है, अच्छा। ये दो अलग बात है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट और एटॉमिक लेवल में, माइक्रोस्कोपिक लेवल में कैसा होगा वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं ये मान लूंगा वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं ऐसा मानता हूं तो ही कुछ चीजें हैं जो मैं तुमको एक्सप्लेन कर पाऊंगा और तुम तब तो ये कन्विंस हो। रियलिटी बेसिस में नहीं हुआ। क्या क्या? तब तो ये रियलिटी बेसिस में नहीं हुआ, ये तो दे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में देखिए, हुआ। एक बात ऐसी है कि जब हम एटॉमिक लेवल में बात करते हैं तो कुछ चीजें माननी हम बाध्य है कि हम मानेंगे, अच्छा सर। क्योंकि उनका एग्जैक्ट अरेंजमेंट ये दो तरह से, एक तो काफी कॉस्टली होता है इसको स्टडी करना, तो हम कुछ चीज मान के डेवलप करते हैं चीजों को, तो यही माना है कि ठीक है सर। होमोजीनियस है। अच्छा, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, मैं उसको डिस्कस कर रहा था कि ये दो वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम, और मैं यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा दे दिया और यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम दे दिया। मैं एक बार भी इनके मास की बात नहीं कर रहा। एक मिनट, सेंट वाले क्लास करते हैं क्या आज? उनका तो बैच अलग कर दिया ना। शुभेंदु कौन है? हाँ, मैं एक बार भी ये नहीं बोल रहा कि इनका मास क्या है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि वॉल्यूम में कितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब जिसका पार्टिकल नंबर ज्यादा रहेगा, हम बोलेंगे उसके ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। फिर से बोल रहा हूं, हम मास की बात नहीं कर रहे,
हम मास की बात नहीं कर रहे, हम नंबर की बात कर रहे हैं। एक गिवन वॉल्यूम में जिसके नंबर ज्यादा हैं उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा बोलूंगा मैं, भले ही वो मास हल्के हो भारी हो, टू हेल विद द मास। सो एक लाइट, इस चैप्टर को जब मैं पढ़ूंगा तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ही वो मीडियम है जो लाइट के पैसेज को अलाउ करेगा। ओपेक, एक वॉल से लाइट क्रॉस नहीं कर सकती, पर अगर मैं वॉल ग्लास का लगा दूं तो लाइट चली जाती है, आर पार हो जाती है। सो लाइट ट्रांसपेरेंट है, होमोजीनियस होगा मीडियम, और दूसरा हर मीडियम का अपना एक ऑप्टिकल डेंसिटी होगा। ये दो चीज बार बार यूज करूंगा मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, इसके बाद अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में आते हैं कि ऊपर वाला मीडियम एयर है, ये एक इंटरफेस है जो एयर और ग्लास को सेपरेट कर रहा है। एयर मीडियम भी ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास ट्रांसपेरेंट, और दोनों मीडियम होमोजीनियस है। मैं एक ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। मैं अगर 1,00,000 बार एक्सपेरिमेंट सेटअप करता हूं, मैं 1,00,000 बार यही नोटिस करूंगा कि लाइट अगर इस सेपरेटिंग सरफेस पे, इस सेपरेटिंग सरफेस पे लाइट अगर इस सेपरेटिंग सरफेस पे ऑब्लिकली आती है, ऑब्लिकली से आप पूछ सकते हैं कि क्यों स्पेसिफाई कर रहे हो ऑब्लिकली। अगर लाइट नॉर्मल आती है, अगर लाइट नॉर्मल आती है तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अगर लाइट नॉर्मल आती है तो ये एक बोरिंग सा ऑब्जर्वेशन देता है, लाइट सीधी चली जाएगी, लाइट सीधी चली जाएगी। लेकिन अगर इस सरफेस पे लाइट ऑब्लिकली आती है, यू विल नोटिस, यू विल नोटिस लाइट को जाना चाहिए था कैसे, तो वो रास्ता ये था, ये सीधी चली जाती, क्योंकि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन करती है, लाइट सीधी जाती है हमेशा, लाइट हमेशा सीधी जाती है। तो अगर इस सरफेस पे लाइट ऑब्लिकली आती है तो ऐसे सीधी चली जाती। बस यही अगर हो जाता तो ये पूरा चैप्टर नहीं बनता। व्हाट वी नोटिस्ड इज लाइट सीधी आती तो है पर जाती नहीं है, लाइट थोड़ा बेंड हो जाती है। अब ये क्यों हो जाता है, इस पे आ रहे 2 मिनट बाद। ये जो लाइट बेंड हो गई, कब बेंड हुई, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम एयर से चलना शुरू की थी, एक दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास में एंटर करती है। मीडियम का चेंज होना, मीडियम का चेंज होना और लाइट का पाथ बदल लेना, यही रिफ्रैक्शन नाम से पुकारा गया। मीडियम का चेंज होना, लाइट का ऑब्लिक गिरना और फिर उसके पाथ में चेंज ऑब्जर्व करना, ये सब कुछ रिफ्रैक्शन है। द बेंडिंग ऑफ लाइट, द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, the change in path of light when it travels from one transparent medium to another, one transparent medium to another। ये क्यों होता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये मैंने 1,00,000 बार एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया होगा, 1,00,000 टाइम्स मैंने यही देखा कि यही हो रहा है। एक बार भी अगर नहीं होता तो मान लेता कि गलती से हो रहा है, पर मैं 1,00,000 बार एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के बाद अगर मैं यही ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये हो रहा है, तो हम ऐसा मान लेंगे कि लाइट का कुछ तो नेचर है जो उसको फोर्स करता है ऐसा करने के लिए। एंड ये जो बातें मैंने कही हैं, इसी को वन वर्ड में तुम हमेशा रिफ्रैक्शन बोलना। द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अच्छा, इसके बाद 2-3 वर्ड्स और स्पेसिफाई करते हैं। अगर मैं एयर की बात कर रहा हूं और मैं ग्लास की बात कर रहा हूं, आप मुझे बस इतना बताइए कि एक वॉल्यूम में मैं एयर को भरूं और एक वॉल्यूम में मैं ग्लास को भरूं, इनका ऑप्टिकल डेंसिटी, इनका ऑप्टिकल डेंसिटी सेम होगा, अलग होगा, क्या होगा? एक वॉल्यूम, एक फिक्स्ड वॉल्यूम, क्या ग्लास वाला ज्यादा होगा, ग्लास वाला ज्यादा होगा। तो हम कहते पार्टिकल हैं ज्यादा क्लोज ऑप्टिकल होगा। डेंसिटी ग्लास की ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास की ज्यादा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम जब हम ग्लास बनाते हैं तो मॉलिक्यूल ठूस ठूस के भरे गए हैं, लेकिन एयर इतना सा वॉल्यूम में वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। सो ये एयर और ग्लास, ये दो ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी रखते हैं, जो अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी रखते हैं।
ये बात समझ आ रही है आपको? सो whenever light travels from one optical medium to another optical medium with different optical densities, there is change in the path of light. This whole thing is refraction. This whole thing is refraction. Did you got all the points? Yes, sir. हाँ. So whenever Yes, light, sir. whenever light travels from one optical medium, हाँ लास्ट दिन पढ़ाया था, मैं बताया ना कि स्टार्टिंग से बोल रहा हूं ताकि रिकॉर्डिंग में शुरू से रहे, जब आपको रिवीजन करना पड़े तो कनेक्ट कर सकते हैं हम कि क्या पढ़ा था, क्यों पढ़ा था. इसीलिए ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब तेजस, एक, ये बोलना जरूरी था क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब तेजस, एक वॉल्यूम में पार्टिकल्स का नंबर कितना ज्यादा है कितना कम है. उसके मास की बात मैं नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ ये देखूंगा कि गिवन वॉल्यूम में नंबर कितना ज्यादा है. अगर नंबर पार्टिकल्स के ज्यादा है तो मैं बोलूंगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, और अगर गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो मैं बोलूंगा ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी कम है. बस ये सिंपल से कॉन्सेप्ट को ऑप्टिकल डेंसिटी बोलेंगे. सो व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर, whenever light travels from one optical medium to another with different optical densities, there is change in the path of light. There is change in the path of light, and this whole thing is refraction. This all is refraction. ये बात समझ गए? अरे समझे? हाँ सर. हाँ Yes, sir. सर. अब Yes, sir. दो तरह के केस अराइज करेंगे. दो अलग अलग मीडियम अलग अलग डेंसिटीज के होने चाहिए. एक केस ये हो सकता है, हाई ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम और लो ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम. दो तरह के पॉसिबल केसेस हम डिनाई नहीं कर सकते जो पॉसिबल है. या तो ये हो सकता है लाइट हाई ऑप्टिकल वाले डेंसिटी मीडियम से लो ऑप्टिकल वाले डेंसिटी मीडियम में जा रही है, और सिर्फ यही होगा, ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं. अदरवाइज वाला केस भी पॉसिबल है कि लाइट लो ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम से हाई ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम में जा रही है. एंड दोनों केस हमें पढ़ने हैं. चलिए इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं. इसके बाद ये जो लो ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम है इसको रेयरर मीडियम बोलेंगे. मैं रेयरर बोलूंगा और तुम ये समझना कि मैं लो ऑप्टिकल की बात कर रहा हूं. और जो हाई ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम है इसको डेंसर बोलेंगे. मैं डेंसर बोलूंगा और तुम ये अंडरस्टूड रखना कि मैं बोल क्या रहा हूं. सो ये हो सकता है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ जा रही हो, या फिर अदरवाइज हो रहा हो. रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर एक केस, एंड रेयरर से डेंसर दूसरा केस. एंड ये दोनों केस में देखते हैं कि लाइट क्या नेचर बिहेव करती है या क्या नेचर शो करती है. सो पहला केस, केस 1, ये मान लो रेयरर है और ये डेंसर है. केस 2, ये डेंसर है और ये रेयरर है. लाइट ऑब्लिक आना चाहिए, ये कंडीशन 1 है. अगर नॉर्मल आएगी तो आपको रिफ्रैक्शन का जो टेस्ट है वो कभी नहीं मिलेगा. अगर लाइट ऑब्लिकली आती है तो जो पाथ एक्सपेक्टेड होना चाहिए था लाइट का, जो हम सभी ने सोच के रखा था, वो ये थी कि लाइट ऐसे चली जाएगी सीधी. और ऐसा नहीं हुआ. काश ऐसा हो जाता, बस यही नहीं हुआ. लाइट अपने पाथ को चेंज करके कुछ इस तरह से चली गई. इस तरह से चली गई. अगर वो सीधी जाती तो ब्लैक डॉट लाइन को जा रही होती, लेकिन वो ब्लू लाइन से जाती. और अगर डेंसर से रेयरर में एक्सपेरिमेंटल सेटअप करता हूं तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि लाइट ऑब्लिकली आई
और जो मेरा एक्सपेक्टेड पाथ था, जो मैंने माना था, सोचा था, वो ये था कि लाइट सीधी चली जाएगी। हाँ आ रहा हूं उस पे मैं। लाइट अब डेंसर से रेयर पे आ रही है और चली जानी चाहिए थी सीधी, पर मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि लाइट इस तरह से जाती है, इस तरह से। अब ये सब कुछ जो भी हो रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए दो तीन चीज अज्यूम करूंगा। ये जो लाइट के पाथ में चेंज आ रहा है, हम कुछ इस तरह से इसके बैकग्राउंड को बनाएंगे कि मैं किसी को भी समझा सकूं कि लाइट एक्चुअली लाइट के साथ हुआ क्या। तो उसके लिए एक काम ये करेंगे, जिस पॉइंट पर लाइट आके गिरती है वहां एक नॉर्मल बना लेंगे। जिस भी पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यू आर अवेयर ऑफ दिस टर्म, वी हैव स्टडीड दिस टर्म इन क्लास 9। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहां लाइट आकर गिरी, सरफेस के साथ उस पॉइंट पे एक नॉर्मल बना लीजिए। और ऐसा ही एक काम यहां भी करता हूं मैं। अब एक लेमैन को, जो ज्यादा फिजिक्स नहीं समझता, उसको भी मैं समझा सकता हूं इस तरह से कि देखो, लाइट जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी, रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी, तो पहले इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया था। उसको समझाओ तुम ऐसे। पहले इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया था, इसको थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो। और क्योंकि ये इंसिडेंट रे है तो इसको मैं थीटा आई मान रहा हूं। ये बात समझे? हाँ सर। चलिए इसको सिर्फ आई लिखते हैं, ये आई मान लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लेकिन लाइट जब पाथ चेंज कर चुकी है, तो अब इसको मैं इंसिडेंट रे नहीं बोलूंगा, अब इसको मैं रिफ्रैक्टेड रे बोलूंगा। रिफ्रैक्टेड बोलने की वजह क्या है? मैं इसको रिफ्लेक्टेड तब बोलता अगर ये सेम मीडियम को जा रही होती, अगर ये सेम मीडियम को जा रही होती। हाँ तो आई कर तो दिया। अगर ये सेम मीडियम में वापस चली जाती तो इसको रिफ्लेक्टेड रे नाम से पुकारा था क्लास 9 में। पर क्योंकि अब ये मीडियम चेंज कर रही है, हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसको रिफ्रैक्टेड रे नाम दिया। अब आप ये बताओ, ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको मैं आर बोलूं, तो आई और आर बिल्कुल भी इक्वल नहीं है ना? हाँ सर। है क्या? नहीं है। मोरोवर आई आर से ज्यादा है। उल्टा बोलूं तो आर कम हो गया। आर कम तभी हो सकता है ना अगर लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाए। हाँ। हाँ, so whenever light travels from rarer medium, whenever light travels from rarer medium to denser medium, rarer medium to denser medium, it bends, it bends towards normal. अभी भी मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। मैंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कई हजारों बार किया एंड मैंने हमेशा यही नोटिस किया कि लाइट ये नेचर दिखा रही है, तो पहले बस उसको लिखा है, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। एंड जब अदरवाइज वाला एक्सपेरिमेंट किया, डेंसर से रेयर वाला, तो आप नॉर्मल के साथ एंगल्स बनाइए। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको मैं आई मान रहा हूं, एंड रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको मैं आर मान लूंगा। अब ये बताइए, अब की बार आर आई से ज्यादा है ना? यस सर। हाँ सर। तो ये तो तभी हो सकता है ना सर जब लाइट नॉर्मल से दूर चली गई। यस। हाँ, सो मैं लिख रहा हूं डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स। बताइए इंग्लिश में क्या लिखूंगा? अवे फ्रॉम द अवे नॉर्मल। फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम द वेरी गुड। ये लाइट का नेचर है। अब हम उस रीजनिंग में आते हैं कि
क्या ऐसा रहा होगा कि लाइट अपने पाथ को चेंज करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है? मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इसको समझने के लिए आपको पहली बात है क्लास 12 में आना होगा, मतलब एकदम हार्डकोर साइंस अगर आपको समझना है। ये जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं तुमको, ये एनालॉजी है। हम ऐसा अगर सोचते हैं तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइट ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि अभी मैं तुमको जो भी बोल रहा हूं उससे तुम कन्विंस हो जाओगे, पर बाद में अगर फिजिक्स टीचर तुमको 12th में कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं मानेंगे कि तब सर ने ये क्यों नहीं बोला था। तो जो एनालॉजी से मैं ये समझा रहा हूं वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये कोई हार्डकोर साइंटिफिक रीजनिंग, तुमसे कोई पूछ रहा है एक्सप्लेन द साइंटिफिक रीजन फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट, तो आप ये सब मत बोलना। अगर कहीं पे कैजुअली किसी बच्चे को या किसी को समझाना है तो ये सब एकदम वेल एंड गुड है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि लाइट ने ऐसा क्यों किया होगा। देखिए, अगर लाइट एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम, मैं जब रेयर बोल रहा हूं तो मैं ये मीन कर रहा हूं ना कि एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़े से कम है, पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ सर। हाँ और जब सर। मैं डेंसर बोल रहा हूं हाँ सर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि पार्टिकल ज्यादा एग्रीगेटेड है। अच्छा, अगर लाइट रेयर मीडियम से आ रही है, अगर लाइट रेयर मीडियम से आ रही है तो ये ऑब्वियस रहेगा कि लाइट डेंसर में एंटर करते वक्त बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगी। लेकिन क्यों? तो ऐसा बोल रहा था मैं कि जब वो रेयर में आ रही है तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ एक एरिया कवरेज, जो एरिया स्वीप करती हुई आ रही थी उसको आप ऐसे डैश लाइन से दिखा दीजिए कि पहले ये इतना एरिया स्वीप कर रही थी, लेकिन अगर वो किसी ऐसे मीडियम में एंटर करती है जो भरा हुआ है, कॉरिडोर से तुम्हारा चलना, स्कूल के कॉरिडोर में तुम्हारा चलना, तुम हाथ फैलाकर चल रहे हो, ये तो तभी पॉसिबल है जब कॉरिडोर तुमको खाली मिला। लेकिन कॉरिडोर में अगर बच्चे भरे हैं तो ये ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है कि तुम और हाथ फैला के नहीं बल्कि हाथ नीचे करके चलोगे ताकि एरिया कम से कम हो जाए और तुम्हें धक्का मुक्की ना लगे और तुम आगे बढ़ते जाओ। तो ऐसा ही लाइट ने कुछ किया होगा, जब वो डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो अपने पाथ को कुछ इस तरह से चेंज करती है कि उसका एरिया कवरेज और स्वीप एरिया जो है वो थोड़ा कम हो जाए, तो वो इजीली जा सकती है, उसको मिलने वाला फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स कम से कम लगे। इसीलिए लाइट ने, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो यही लाइट ने किया, ऐसा मान लेंगे। whenever light travels from rarer medium to denser medium, whenever light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal। ये स्टेटमेंट पहले लिखा था और अब इसको एरिया से समझ सकता हूं मैं कि लाइट ने अच्छा इसीलिए ऐसे किया होगा। बात समझ गए? हाँ सर। हाँ, और बस एक एनालॉजी है। हाँ एनालॉजी है, ये बिल्कुल अच्छा। एनालॉजी है। इस पे ठीक 3 है। प्रिंसिपल आते हैं बेटा, मैं तुमको पहले बता रहा हूं। ये क्लास 12 की फिजिक्स में ये चैप्टर्स है, आपको फिजिक्स टीचर इसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आगे, पर 10 की लेवल में ये अंडरस्टैंडिंग काफी होती है कि ऐसा हुआ है। हमें अभी एग्जाम ठीक नहीं, है सर। हाँ अभी सिर्फ एक थ्योरी पे हमें रिसर्च नहीं करना। सर थोड़ा सा आइडिया तो मिलेगा? क्या चीज का आइडिया बोलो? सर इसके बारे में जो आप बोल रहे थे 12 के ये में। समझ में आ गया ना, लाइट रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों हो रही है? हाँ सर। हाँ बस फिलहाल के लिए इतना रखते हैं। और अगर लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है, अब बताइए डेंसर मतलब इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एरिया कवर किया था कम होगा। वो कम रहा होगा, वो कम रहा होगा, लेकिन वो रेयर में जा रही है तो अब वो अपना एरिया कवरेज बढ़ा सकती है, इसीलिए वो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? हाँ सर। हाँ जी सर। सर। नेक्स्ट, अब तुमसे सवाल ये पूछूं मैं कि व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? ये रिफ्रैक्शन वर्ड वैसे तो सिंगल वर्ड है, पर इसका मीनिंग क्या है ये जो ऊपर मैंने लिख के रखा है,
ये इतना सब कुछ जो हो रहा है, रिफ्रैक्शन सिर्फ एक वर्ड है जो अपने आप इतने सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करता है। तो मैं अगर तुमसे पूछ रहा हूं कि रिफ्रैक्शन मतलब लाइट एक मीडियम से आ रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है, उसके पाथ में चेंज आएगा, ये सब कुछ, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह तुमसे पूछी जाए तो तुम एक फ्रेज याद कर लो, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, उसके स्पीड में चेंज आएगा, एंड ये चेंज सर रिस्पॉन्सिबल है उसके रिफ्रैक्शन के लिए, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अब तुम ये पूछ सकते हो मुझसे कि स्पीड ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में आप रिफ्रैक्शन को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं सवाल फिर से रख रहा हूं, ये तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर आप स्पीड ऑफ लाइट इसको रिफ्रैक्शन का कॉज मानकर मुझे क्यों बता रहे हो, मतलब कुछ भी कर सकते थे पर ये स्पीड क्यों। तो अब उस पे आ रहा हूं। हाँ, मैं ये पूछ रहा नहीं, एरिया के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं तो बार बार बोल रहा हूं, इसको सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूं। ये एनालॉजी है, ये मैंने माना है समझाने के लिए, इस पे क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो फिर और डिस्कशन कर रहे होते हैं। रुद्रानी ये भूल जाओ कि इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, ये अंडरस्टैंडिंग थी हमारी। अच्छा, सो तुमसे ये पूछ रहा हूं मैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो जवाब क्या दोगे। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट यस, इन डिफरेंट मीडियम्स। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखेंगे चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, ये काफी सब्सटेंशियल है समझना कि लाइट की स्पीड चेंज होगी जब वो मीडियम टू मीडियम ट्रैवल करेगा। देखो क्यों, ये मान लो एक रेयरर मीडियम है और ये मान लो एक डेंसर मीडियम है। जब मैं रेयरर बोल रहा हूं तो मीडियम में पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और जब मैं डेंसर बोल रहा हूं तो मीडियम में पार्टिकल्स एग्रीगेटेड होंगे, बहुत ज्यादा भर भर के होंगे। अब आप ये मानकर चलिए कि लाइट एक मीडियम से जा रही है जहां पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो सारे पार्टिकल्स है मीडियम के, ये लाइट के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। ये जो सारे पार्टिकल्स है मीडियम के, ये लाइट के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। और रेयरर मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट विल इंटरैक्ट विथ लाइट आर रिलेटिवली लेस। लाइट जब एक मीडियम से ट्रेवल कर रही होती है, उस मीडियम के पार्टिकल्स लाइट के साथ इंटरैक्ट करेंगे, लेकिन जब रेयरर मीडियम में है, the number of particles that will interact with light will be relatively less than what it is in denser medium. सभी कोई समझ गए क्या। हाँ, सब समझ गए, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक बार फिर से बोल रहा हूं, जब लाइट एक मीडियम से क्रॉस कर रही होती है, उस लाइट हाँ मैं बोल रहा हूं, जब लाइट एक मीडियम से क्रॉस करेगी, ये जो रेयरर मीडियम में ब्लैक डॉट्स बनाए मैंने और रेड लाइट पास कर रही है, आप ऐसा मान लीजिए ये जो ब्लैक डॉट्स हैं मीडियम के पार्टिकल्स, ये लाइट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये सारे पार्टिकल्स लाइट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो ये इंटरैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा कि सेम रहेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा। जब कम पार्टिकल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो लाइट को पीछे से एक फोर्स से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फोर्स ज्यादा होगा जब लाइट डेंसर मीडियम में होगी उसकी तुलना में कि लाइट जब रेयरर मीडियम में है। ये जो इंटरैक्शन है ये आपको ज्यादा ऑब्जर्व होगा जब लाइट डेंसर मीडियम में होगी, क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स लाइट के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं, लाइट के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है, आप ऐसा मान लीजिए, और ये लाइट की स्पीड को कम करेगा ना, खींच के कम कर देगा, और रेयरर मीडियम में स्पीड रिलेटिवली ज्यादा रह जाएगी। बात समझे। हाँ सर।
और उल्टा अगर मैं बोलूं, सो स्पीड ज्यादा कहां रहेगी? रेयरर में स्पीड हाई रहेगी, स्पीड मोर, और डेंसर में स्पीड क्या हो जाएगी? कम। लेस। कम जाएगी। अच्छा, अब उल्टा मान लीजिए, अब उल्टा मान लीजिए, लाइट जब डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही होगी तो स्पीड में जो चेंज आएगा वो क्या होगा? लेस टू मोर, हाई। मोर। अच्छा, मोर। हाँ, ये स्पीड का चेंज होना, ये स्पीड का चेंज होना, यही रिफ्रैक्शन की वजह बनती है। मैं आपसे कह रहा था ना कि बाद में आपको टीचर जो समझाएंगे वो स्पीड से आपको समझाना शुरू करेंगे, एंड तब चीजें आप और कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, ऐसा हुआ होगा। सो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में मैं हमेशा यही लिखूंगा। अच्छा, ये है भी कि बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, whenever light travels from one optical medium to another optical medium of different optical densities, there is change in the speed of light, and this change in speed of light is cause of refraction. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि एग्जाम में आता ही आता है। What is the cause of refraction? सर इस वेलोसिटी को और नहीं पढ़ना है? क्या? इस वेलोसिटी ऑफ मतलब चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट और नहीं पढ़ेंगे फर्दर? नहीं, अभी 10 में और नहीं पढ़ेंगे, 10 में बस इतना सही है। आप पूरी ठीक है। टेक्स्ट बुक में इससे ज्यादा खोज कर अभी और नहीं निकाल सकते, तो हम इसी पे स्टिक कर रहे हैं। समझ गए? जी हाँ सर। सर। अब नेक्स्ट जो सेशन है, स्पीड ऑफ लाइट को एक्सप्लॉइट करेंगे, मतलब इसको, इसका खिचड़ी पका कर रख देंगे। लिंक भेज रहा हूं, ज्वाइन करिए।